नमस्कार प्यारे साथियों। साक्षात्कार बैच चल रहा था और आधुनिक भारत हम पढ़ रहे थे। आज हम एक और बेहतरीन टॉपिक जो कि आधुनिक भारत से है उसको मैं लेकर आया हूँ और बड़ा ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग है। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाना लाजमी है। मुझे लगता है कि हर विद्यार्थी से यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि इतिहास विषय का यदि कोई साक्षात्कार दे और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की बात नहीं करे, ऐसा शायद ही कभी होता हो। और स्वतंत्रता आंदोलन की जब बात करे और उसमें यदि गांधी जी की बात नहीं करे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात नहीं करे, तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन अधूरा सा नजर आता है। तो आज हम गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के विचारों को लेकर बात करेंगे। दरअसल आपके ज़हन में एक विचार ज़रूर आया होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन में और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का तो कोई खास योगदान हमें दिखता ही नहीं है। किसी भी बड़े आंदोलन में वो गांधी जी के साथ नहीं थे। गांधी जी के साथ तो अम्बेडकर साहब वैसे भी नहीं थे, है ना? तो क्यों नहीं थे? आखिर गांधी जी और अम्बेडकर में क्यों नहीं बनती थी? और भीमराव अम्बेडकर ने स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग क्यों नहीं लिया? और इन दोनों के विचारों में कहाँ तक समानता थी, कहाँ तक मतभिन्नता थी? इन तमाम प्रश्नों के आज हम जवाब जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, क्यों? और इसके अलावा हम और भी जानेंगे कि जैसे गांधी जी के बारे में कुछ एक प्रश्न और बनते हैं। जैसे 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था, जबकि गांधी जी अहिंसा के बड़े पुजारी थे। तो गांधी जी ने ऐसा नारा क्यों दिया? ऐसे प्रश्न पूछे जाने लाज़मी हैं, पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण है। आपको भी मज़ा आएगा इसको सुनकर। देखिए विद्यार्थियों, जब मैं कोई भी सेशन लेता हूँ ना, तो हर बार मैं पहले प्रश्न आपके समक्ष रख देता हूँ, ताकि आपके अंदर एक रुचि पैदा हो कि यार वास्तव में ये प्रश्न इंटरेस्टिंग है और इनमें इनका क्या जवाब होना चाहिए। यदि आपको आता है तो वो सेशन भले ही आपके लिए एक सामान्य हो सकता है और आप सेशन को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका समय ज़ाया होगा, क्योंकि आप पहले से जानते हैं। लेकिन यदि आप सुनेंगे तो मैं ये दावा भी कर सकता हूँ कि आपको कुछ न कुछ विशिष्ट तथ्य ज़रूर मिलेगा और आपके वर्तमान ज्ञान में वृद्धि अवश्य होगी। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ और आप बड़े गौर से सुनना और विचार करना। मतलब मैं प्रारंभ में जो प्रश्न रखता हूँ ना, उसके पीछे उद्देश्य मेरा ये भी होता है कि आप उसके ऊपर विचार करें और आपको ये पता होना चाहिए कि इन प्रश्नों के जवाब मैं कहाँ तक दे पा रहा हूँ, है ना? चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ गांधी जी और अम्बेडकर के विचारों में समानता कहाँ तक थी। कौन कौन से ऐसे बिंदु थे जिन पर गांधी जी और अम्बेडकर साहब दोनों अपने समान विचार रखते थे? तो सबसे पहले मैं बात करूं तो सामाजिक न्याय की बात दोनों करते थे। गांधी जी हो या अम्बेडकर साहब हो, दोनों ने ही सामाजिक न्याय की बात की। समाज से अस्पृश्यता को मिटाने के लिए दोनों ने ही प्रयास किए। दोनों ने ही समाज में समानता स्थापित करने का प्रयास किया। दोनों ने ही जातिगत जो भेदभाव था समाज में, उसको मिटाने का प्रयास किया। तो सामाजिक न्याय को लेकर दोनों ने ही जो है ज़बरदस्त तरीके से प्रयास किए थे। ठीक है। दूसरी बात मैं करूं तो दलितोत्थान के कार्य दोनों ने ही जम के किए थे। ठीक है। दलितोत्थान जो है, गांधी जी ने दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया, है ना? हरिजन का मतलब होता है हरि यानी कि भगवान और जन यानी आदमी, यानी कि अस्पृश्यों को भी भगवान का आदमी कहा गांधी जी ने। इसके पीछे क्या उद्देश्य था, आपसे पूछा जा सकता है कि हरिजन ही क्यों कहा? इससे क्या होगा भाई? किसी अस्पृश्य को आप हरिजन कहोगे तो इससे क्या होगा? तो गांधी जी का मानना था कि हरिजनों को, अस्पृश्यों को, दलितों को, चूंकि उस जमाने में जो है इतने अधिकार नहीं थे, उच्च जाति के साथ वो बैठकर बात नहीं कर सकते थे, है ना? मंदिरों में प्रवेश करने का उनको अधिकार नहीं था, सार्वजनिक स्थलों पर वो बैठ नहीं सकते थे। जब ऐसे लोगों को और हरिजन कहा जाए तो उनकी सामाजिक गरिमा कितनी बढ़ेगी, ये गांधी जी को पता था। इसलिए गांधी जी ने उनको हरिजन कह के बुलाया, ताकि उन लोगों की सामाजिक गरिमा बनी रहे। उनके अंदर भी एक
एक मोटिवेशन आए ज़िंदगी जीने के लिए, अपने समानता के अधिकार को प्राप्त करने के लिए वो संघर्ष कर सकें, ऐसा मोटिवेशन आए, इसके लिए गांधी जी ने जो है उनको हरिजन कहा था। इसके अलावा गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, हरिजन नामक एक पत्र भी निकाला। तो गांधी जी ने दलितोत्थान के लिए और ढेर सारे काम जो है किए थे। कई जगह भाषणों में भी गांधी जी ने जो है दलितोत्थान के कार्यों के बारे में भी बताया था। इधर अंबेडकर साहब को देखें तो अंबेडकर साहब ने तो ढेर सारे जो है दलितोत्थान के काम किए थे, बहुत सारी किताबें लिखी, आप सभी को पता है ना। तो तथ्यात्मक बातें मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताऊँगा। गांधी जी के विचारों में और अंबेडकर साहब के विचारों में जो यहाँ पे हल्का सा अंतर जो आता है वो ये आता है कि अंबेडकर साहब संवैधानिक तरीकों से, विधायी तरीकों से, कानूनी तरीके से और अस्पृश्यता को मिटाना चाहते थे, जबकि गांधी जी जो थे वो नैतिक तरीके से और जो है अस्पृश्यता को मिटाना चाहते थे। इतना सा थोड़ा सा अंतर ज़रूर था। वैसे अंतर हम बाद में करेंगे, अभी मैं समान विचार ले रहा हूँ कि गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में कौन कौन से समान विचार थे। तो हमने दो विचारों की बात की, एक सामाजिक न्याय को लेकर और एक दलितोत्थान को लेकर। तो दो बातों में तो गांधी जी और अम्बेडकर सहमति देते थे। तीसरी बात मैं करूँ तो जो दोनों ही लोग थे वो अहिंसा के भी पुजारी थे, है ना। गांधी जी तो अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे ही। उन्होंने तो अपने जो है पूरे कार्यकाल में अहिंसा का एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है। हम देखते हैं कि जैसे श्री कृष्ण की बात करें, भगवान श्री कृष्ण की और प्रभु श्री राम की बात करें, ऐसे ऐसे लोगों ने भी और जो है हथियार उठाए थे, है ना। भले ही उन्होंने जो है धर्म के पक्ष में हथियार उठाए हों और जो है धर्म के पक्ष में रहते हुए ही उन्होंने हथियार उठाए थे, लेकिन गांधी जी ने धर्म के पक्ष में रहते हुए भी जो है अहिंसा का बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया, कभी हथियार नहीं उठाया। ये गांधी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले 100, 200, 300 साल बाद गांधी जी के नाम के मंदिर बनेंगे और इनकी लोग पूजा करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। खैर चलो, इतना ज़्यादा हमें साक्षात्कार में नहीं बोलना है, साक्षात्कार में टू द पॉइंट ही बात हमको रखनी होगी, ठीक है। तो गांधी जी अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे, इसके बारे में हमको मतलब कोई दोहराई नहीं है। और इस बात को और मैं क्लेरिफाई करूंगा जब लास्ट में मैंने आपको जैसे कि बताया कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने जो अ, करो या मरो का नारा दिया था, उसके पीछे क्या उद्देश्य था, क्या गांधी जी हिंसक तरीके से और स्वतंत्रता चाहते थे, वो सब बात मैं लास्ट में करूँगा। अभी मैं इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। बात करते हैं कि किस प्रकार से अम्बेडकर साहब अहिंसा के पुजारी थे। देखो, अम्बेडकर साहब भी अहिंसा के पुजारी थे और अहिंसा के तरीके से, कानूनी तरीके से ही वो स्वतंत्रता चाहते थे, समानता चाहते थे, है ना, अधिकार चाहते थे। कभी भी उन्होंने जो है हिंसक तरीके से कार्य करने के लिए अम्बेडकर साहब ने कभी नहीं कहा। यहाँ तक कि गांधी जी ने जब जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया, कानून तोड़ने की बात कही, तो उसका भी विरोध अम्बेडकर साहब ने किया था कि इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, है ना। तो अम्बेडकर साहब तो पूर्ण रूप से कानूनी तरीके से आगे बढ़ने की बात करते थे। लेकिन अम्बेडकर साहब ने एक जगह ज़रूर कहा है हिंसा करने की बात, कि हिंसा भी क्या ही माने, वो अम्बेडकर साहब का ये मानना था कि यदि समाज में सामाजिक न्याय स्थापित न हो रहा हो सामान्य तरीके से, तो ऐसी स्थिति में हिंसा आप कर सकते हैं, क्योंकि अ, एक या दो व्यक्ति को परेशान करके आप यदि लाखों व्यक्तियों की सहायता कर सकते हैं, तो ऐसी हिंसा कर लेनी चाहिए। कहने का मतलब, उसको हिंसा कह भी नहीं सकते वैसे, है ना। मतलब भाई एक व्यक्ति यदि मान लो हजारों व्यक्तियों को परेशान कर रहा है, जैसा कि प्रभु श्री राम ने किया कि रावण का वध किया, क्योंकि एक व्यक्ति था कितनी सारी जातियों को परेशान कर रहा था, इतने सारे लोगों को परेशान कर रहा था, तो उसको मार दिया। तो वो हिंसा भी नहीं कह सकते उसको ना। तो ऐसी चीज का समर्थन कर रहे थे कौन? अंबेडकर साहब, ठीक है। तो हिंसा को लेकर दोनों के विचार जो है समान से ही थे, गांधी जी और अंबेडकर साहब के। इसके अलावा इनके विचारों में समानता थी शिक्षा को लेकर। दोनों ही शिक्षा के बहुत बड़े हिमायती थे, दोनों ही चाहते थे कि भारत के प्रत्येक वर्ग को जो है शिक्षा दी जानी चाहिए, सभी को समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए।
अस्पृश्यता के आधार पे या दलितों को दलित या जाति के आधार पे किसी का ये जो समाज का विभाजन है वो नहीं करना चाहिए और सभी को समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। ये सारी बातें अम्बेडकर साहब और जो है गांधी जी दोनों ही स्वीकारते थे। तो प्यारे साथियों, ये 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए जिनके ऊपर अम्बेडकर साहब और गांधी जी दोनों ही समान विचार रखते थे। अब समान विचार तो आप सभी जानते ही होंगे और हमने पढ़े भी हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में असमानता क्यों थी, दोनों के बीच में मतभिन्नता क्यों थी, आखिर दोनों के उद्देश्य जब समान थे तो दोनों ने एक रास्ता क्यों नहीं अपनाया, दोनों ने मिलकर काम क्यों नहीं किया। इस प्रकार के प्रश्न आपसे साक्षात्कार में पूछे जा सकते हैं। मुझे लगता है दोनों के बीच में अंतर ही पूछा जाएगा, दोनों के विचारों में क्या अंतर था, या दोनों ने मिलकर काम क्यों नहीं किया, या गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में क्यों नहीं बनती थी, है ना, या हम कहें कि गांधी जी के इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए उनमें अम्बेडकर साहब उनके साथ क्यों नहीं थे। ये इतने सारे प्रश्न बनते हैं, इनके जवाब एक ही जवाब है ना, प्रश्न को घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है, जवाब वही देना है। चलिए मैं बात करता हूँ। देखो, इनके विचारों में जो अंतर मिलता है उसको भी मैं 3-4 पॉइंटों के रूप में रखूँगा ताकि आप जो है बढ़िया तरीके से समझ सको और आप है ना एक जो है रजिस्टर लेके बैठा करें और नोट करते जाएं, है ना, एक एक बिंदु को नोट करते जाएं कम से कम, और बिंदु की जो व्याख्या करता हूँ उसको बढ़िया तरीके से सुन लें तो आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे ना तो चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। ठीक है, इसलिए आप जो है रजिस्टर और अपना जो है पेन लेके जरूर बैठें और नोट करते जाएं। चलिए मैं मत भिन्नता की बात करता हूँ। सबसे पहले तो जो है मत भिन्नता जो थी जाति क्या वर्ण व्यवस्था को लेकर थी। गांधी जी और अंबेडकर साहब दोनों के विचार वर्ण व्यवस्था को लेकर भिन्न भिन्न थे। अंबेडकर साहब जहाँ वर्ण व्यवस्था को नकारते थे, पूर्ण रूप से नकारते थे, वो कहते थे कि किसी भी प्रकार की वर्ण व्यवस्था समाज में नहीं होनी चाहिए और समाज में समानता स्थापित होनी चाहिए। जबकि गांधी जी जो थे वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे। गांधी जी का मानना ये था कि समाज में वर्ण व्यवस्था कोई बुराई नहीं है, वो असमानता की द्योतक नहीं है, बल्कि वो एक समाज का जो है अध्ययन करने के लिए भी हमें ज़रूरी है, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था रहेगी तो हम जो है समाज में होने वाले कार्यों को और भली भांति से सही समय पे सही तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में देखो, वर्तमान में जिस प्रकार से हमारा जो है मंत्रिमंडल गठित होता है उसमें मंत्रियों को विभाग दे दिए जाते हैं, है ना। अब ये प्रधानमंत्री की नज़र में यदि कोई व्यक्ति महान है तो उसको अच्छा डिपार्टमेंट दिया जाता है, महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट दिया जाता है, और अधिकांश महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट तो प्रधानमंत्री साहब अपने पास ही रख लेते हैं, है ना। तो कार्यों का विभाजन क्यों किया जाता है, ताकि विभागों का आवंटन क्यों किया जाता है, मंत्रालय का आवंटन क्यों किया जाता है, ताकि काम जो है समय पर हो सके। एक व्यक्ति के ऊपर यदि रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी किसी भी कार्य को करने की तो वो व्यक्ति उस काम को बढ़िया तरीके से करेगा। और यदि आप काम मत बांटो और कह दो भाई ये काम कर देना, अब 15 आदमी बैठे हैं, 15 मंत्री बैठे हैं, प्रधानमंत्री साहब ने बोला है कि ये काम कर देना, अब एक सोचेगा तो ये कर देगा, वो सोचेगा ये कर देगा, कौन करेगा ऐसी स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में अव्यवस्था पैदा होगी। तो ये जो विभाजन किया जाता है ना, ये अच्छा किया जाता है। इसी प्रकार गांधी जी का मानना था कि वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर उचित है, क्योंकि हम किसी निश्चित वर्ग को, निश्चित वर्ण को एक कर्म सौंप देते हैं तो उस कार्य को वो वर्ण बढ़िया तरीके से कर सकता है, और एक काम को एक व्यक्ति लगातार करता है तो वो उसमें दक्ष भी होता जाता है और उस कार्य में वो महारत हासिल कर लेता है। तो ये तमाम बातें थी जिस कारण गांधी जी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे। सीधा ये भी प्रश्न आपसे किया जा सकता है कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर क्यों थे, तो आप जवाब दे देना जैसा कि मैंने अभी बताया है। आप ये जो मंत्रिमंडल वाली व्यवस्था है हमारी, उसका उदाहरण देते हुए भी दे सकते हैं। वैसे मंत्रिमंडल का नाम जवाब वहाँ पे नाम नहीं लेना है, वरना वो आपको फिर गांधी जी से हटा के मंत्रिमंडल पे ले जाएंगे। मंत्रिमंडल क्या होता है, कैसे गठित होता है, कुछ भी प्रश्न कर सकते हैं वहाँ से, है ना। उदाहरण दें तो बहुत तरीके से उदाहरण दें, वरना आप सीधा बता दें कि साहब कार्यों का विभाजन बहुत ज़रूरी है ताकि समय पर कार्य हो, व्यक्ति अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले और अपने कार्य में दक्षता प्राप्त करे। इसलिए गांधी जी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे, इतना ही कहना है। फिर वो कहेंगे नहीं नहीं आप उदाहरण देकर समझाइए,
या और इसको अच्छे से डिफाइन कीजिए, तो फिर आप उदाहरण देकर और समझा सकते हैं, वरना आपको जो है दो टूक जवाब देना है। वहाँ पे किसी अन्य का उदाहरण जब तक वहाँ से कमांड नहीं मिले तब तक उदाहरण नहीं देना है। उदाहरण दोगे तो आपको सीधा वो उदाहरण पे ले जाएंगे फिर, है ना? तो एक बात तो ये हो गई कि जाति या वर्ण व्यवस्था को लेकर दोनों के विचार में मतभिन्नता थी। क्यों थी? ये मैंने आपके सामने रख दिया। अच्छा, गांधी जी के इस विचार को अंबेडकर साहब क्यों नहीं स्वीकारते थे? अंबेडकर साहब का मानना था कि ये जो विचार है ये कहीं न कहीं समाज में असमानता को दर्शाता है ना? इसलिए अंबेडकर साहब इसके बिल्कुल भी हिमायती नहीं थे। बस असमानता के कारण ही वो इसके हिमायती नहीं थे। और यहाँ तक कि अंबेडकर साहब ने जो हिंदू धर्म को त्यागा था, उसके पीछे भी ये बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि भारतीय जो दर्शन है, इंडियन फिलॉसफी जो है, उसमें या हिंदू दर्शन जो है वैदिक दर्शन के आधार पे ही है, इसको वैदिक दर्शन भी बोलते हैं। उसमें भी वर्ण व्यवस्था को बहुत ज़्यादा स्थान दिया गया है। 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई, उसमें भी जो है किस प्रकार से बाँटा गया है ना? और उसमें भी वर्णों को किस प्रकार से अपने कर्तव्य निभाने की बात की गई है। तो अंबेडकर साहब इन सारी व्यवस्थाओं से मतलब बड़े ही रुष्ट थे। उन्होंने मनुस्मृति को भी जला दिया था और वो सारी चीज़ें, इनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। चैनल पे मिल जाएगा और एप्लीकेशन पे तो मैंने डाला हुआ है। काफ़ी पुराना है, उसमें अभिव्यक्ति थोड़ी-सी अलग मिल सकती है आपको, क्योंकि उस समय इतनी मैच्योरिटी मेरे अंदर थी भी नहीं, आज जितनी है। तो लेकिन फिर भी उसमें मैंने मैटर गज़ब का डाला है, आपको समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा सुनकर, है ना? ज़रूर सुनना आप। तो एक पॉइंट हो गया जिस पर गांधी जी और अंबेडकर साहब के विचार अलग अलग थे। कौन सा? वर्ण व्यवस्था। दूसरे विचार की मैं बात करूं तो जो समाज में जो अस्पृश्यता व्याप्त थी, उस अस्पृश्यता को लेकर उस अस्पृश्यता के समाधान को लेकर दोनों के विचार अलग अलग थे, साधन अलग अलग थे। कहने का मतलब, गांधी जी का मानना था कि समाज से यदि अस्पृश्यता को मिटाना है तो हमारे समाज का जो नैतिक स्तर है उसको उठा देना चाहिए, है ना? गांधी जी समाज में नैतिक सुधार करके और समाज से अस्पृश्यता मिटाना चाहते थे, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि जब तक व्यक्ति में नैतिक गुण नहीं होंगे तब तक वो व्यक्ति ऊंच नीच का भाव रखेगा। और जो व्यक्ति के अंदर यदि आपने नैतिक गुण डेवलप कर दिए, कोई व्यक्ति जो है नैतिक जिम्मेदारी ले रहा है, तो फिर समाज में भेदभाव देखेगा ही नहीं। और बात भी सही है कि व्यक्ति के अंदर यदि नैतिक गुण हो तो फिर वो उसको भेद नज़र नहीं आएगा। लेकिन अंबेडकर साहब इस पक्ष के हिमायती नहीं थे, क्योंकि इसमें जो है गारंटी नहीं है कि व्यक्ति नैतिक हो ही जाए, है ना? बस शिक्षा दे दी, कोई माने तो माने, नहीं माने। अंबेडकर चाहते थे कि आप जो शिक्षा दे रहे हैं वो लिखित हो, उसको अनिवार्य रूप से रेगुलेट करना हो, और कोई नहीं करे तो उसको दंड की व्यवस्था दी जाए। यानी कि अंबेडकर साहब चाहते थे विधायी तरीके से, कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करना चाहते थे। और उन्होंने हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद शायद 17 है, उसमें अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात भी कही है ना? तो ये अंबेडकर साहब का योगदान था। ठीक है, तो एक ये व्यवस्था हो गई कि अस्पृश्यता के उन्मूलन को लेकर कि कैसे किया जाए, इसके साधन दोनों के अलग अलग थे। इसके अलावा दोनों की मैं बात करूं तो स्वतंत्रता संग्राम ये बहुत बड़ा पॉइंट है, और यहाँ से प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि अंबेडकर साहब ने और भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग क्यों नहीं लिया। इसका जवाब वैसे मैं दे चुका हूँ, लेकिन आप उसको शायद पकड़ नहीं पाए होंगे। मैं फिर डिफाइन कर देता हूँ, आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। देखो, गांधी जी ने तो बढ़ चढ़ के स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया, लेकिन अंबेडकर साहब ने क्यों नहीं लिया, या अंबेडकर साहब ने गांधी जी का जो है समर्थन क्यों नहीं किया? इसके पीछे रीजन सबसे बड़ा ये था कि जितने भी आंदोलन उस समय गांधी जी कर रहे थे या भारत के स्वतंत्रता सेनानी कर रहे थे, उनका उद्देश्य राजनीतिक स्वतंत्रता को लेकर था। सामाजिक स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे थे, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे थे। सब बस यही कह रहे थे कि अंग्रेज भारत से चले जाएं और शासन सत्ता भारतीयों के हाथ में आ जाए। अब अंबेडकर साहब का ये मानना था कि यदि अंग्रेज भारत से चले गए और शासन सत्ता भारतीयों के हाथ में आ गई, तो चूंकि भारतीयों के दिमाग में तो वही वर्ण व्यवस्था फंसी पड़ी है, वही जो है परंपराएं फंसी पड़ी हैं, और वही ब्राह्मणवाद होगा, जातिवाद होगा, छुआछूत होगा। यानी कि
अंबेडकर साहब का मानना था कि अंग्रेज वो जाति है जो भारत में सामाजिक समानता ला सकती है, आर्थिक समानता ला सकती है, और सामाजिक समानता और आर्थिक समानता दोनों के बिना राजनीतिक समानता का कोई मोल नहीं है। भाई वोट देने का अधिकार सभी को मिल जाए, कौन सा फर्क पड़ेगा? जब हमारे ऊपर जो शासन हो रहा है वही अलग हो, नीतियाँ ही सबके लिए अलग हों, जाति व्यवस्था समाज में मिटे नहीं, क्या मतलब ऐसी राजनीतिक स्वतंत्रता का? एक ही काम को करने वाले दो व्यक्तियों को वेतन अलग अलग मिले, क्या मतलब ऐसी हमारी स्वतंत्रता का? इसलिए अंबेडकर साहब जो थे, उन्होंने कभी भी स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग नहीं लिया। वो चाहते थे कि अंग्रेज अधिक से अधिक समय भारत में रहें, और अंग्रेज़ों के माध्यम से मैं पहले समाज में सामाजिक समानता और आर्थिक समानता स्थापित करवा दें, उसके बाद राजनीतिक स्वतंत्रता आए, उसके बाद राजनीतिक समानता आए, है ना? इसलिए अंबेडकर साहब ने स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग नहीं लिया था। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर मैं एक बार और दो टूक जवाब दे देता हूँ, अंबेडकर साहब ने भाग क्यों नहीं लिया स्वतंत्रता आंदोलन में। तो आप सीधा जवाब देना कि सर, अंबेडकर साहब जो थे वो ये मानते थे कि अंग्रेज ही वो जाति है जो भारत में या भारत के समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित कर सकते हैं। अन्यथा यदि शासन सत्ता भारतीयों के हाथ में आ जाएगी तो भारतीयों के हाथ में शासन सत्ता आने के बाद समाज में सामाजिक समानता स्थापित हो, ये संभव नहीं है। मतलब संभव मतलब ऐसा नहीं है कि असंभव हो, लेकिन क्या पता कि हो पाए या नहीं हो पाए, असमंजस की स्थिति थी। लेकिन अंबेडकर साहब का मानना था कि अंग्रेज इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने पहले भी भारत में समानता स्थापित करने के लिए और बहुत सारे काम किए थे। सती प्रथा और ठगी प्रथा, कन्यावध और कितनी सारी प्रथाएं थी, उनको मिटाने का काम किया था। मूर्ति पूजा वगैरह और जितने भी ढोंग ढपाड़े ये करते थे, जो परंपरागत जो डर्रे पर लोग चलते थे, उनको तोड़ने का प्रयास अंग्रेजों ने किया था, और अंग्रेज मुक्त रूप से सोचते थे। इसलिए अंबेडकर साहब हमेशा अंग्रेज़ों के पक्ष में रहते, अंग्रेज़ों के साथ बात करते। अंग्रेज़ भी कोई भी नीति लाते तो जो है अंबेडकर साहब से बात करते थे। यानी कि अंबेडकर साहब ने यहाँ पे वो दिन देखे थे जब अंबेडकर साहब को पढ़ने नहीं दिया जाता था, और पढ़ने भी जाते थे तो जहाँ पे उच्च वर्ण के लोग अपनी चप्पलें खोलते थे, वहाँ पे अंबेडकर साहब बैठ के पढ़ते थे। पानी भी दूर से पिलाया जाता था। अंबेडकर साहब ने वो स्थिति देखी थी, और जब अंबेडकर साहब पढ़ लिख कर बड़े बने, अंग्रेज़ों ने उनको अपने बराबरी में बिठाया, तो अंबेडकर साहब को पता था कि ये अंग्रेज़ ही वो जाति है जो दलितों को भी बराबरी का हक दे सकती है। इसलिए अंबेडकर साहब ने भारत के आंदोलनों का समर्थन न करके, मतलब प्रत्यक्ष रूप से समर्थन नहीं किया, और उनके साथ सहयोग ही किया अंग्रेज़ों के साथ। कारण वही था, सामाजिक और आर्थिक न्याय भारत के प्रत्येक वर्ग को मिले। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से इस बात को भी आप समझ गए होंगे। अब लगभग लगभग सारी बातें कर ली है कि गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में क्या क्या मत भिन्नता थी। धर्म को लेकर और मैं एक छोटा सा जो है विचार आपके समक्ष रख देता हूँ। गांधी जी हिंदू धर्म के हिमायती थे, मतलब उनके मुख से कभी भी ऐसा नहीं आया कि मैं हिंदू हूँ या मैं अन्य कोई धर्म को फॉलो करता हूँ या अन्य कोई धर्म में कमियां निकालता हूँ। नहीं, गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन उनकी जो दिनचर्या थी, प्रणाली थी, वो लगभग हिंदू धर्म के जैसी थी। सुबह शाम प्रार्थना करना, मंदिर वगैरह भी जाते थे, और उपवास वगैरह रखना, है ना, ये सारी चीज़ें हिंदू धर्म को लेकर थी। लेकिन अंबेडकर साहब ने हिंदू धर्म का विरोध किया, क्योंकि अंबेडकर साहब का मानना था कि हिंदू धर्म में बहुत सारी जो है बुराइयां हैं, और ये लोग जो है इनको सुधारना नहीं चाहते, परिवर्तन नहीं चाहते, अपनी बुद्धि को जड़ बनाए बैठे हैं। इसलिए अंबेडकर साहब ने जो है इसको त्यागा। अंबेडकर साहब ने बौद्ध धर्म को ही क्यों स्वीकार किया, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप ज़रूर सुनना, तो वहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो धर्म को लेकर दोनों के विचारों में मत भिन्नता थी। एक ये बात हो गई। ठीक है, तो प्रमुख प्रमुख जो मत भिन्नता थी वो मैंने आपके समक्ष रख दी, और अब आप जो है किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप जवाब दे पाएंगे कि गांधी जी और अम्बेडकर के विचारों में मत भिन्नता थी तो क्यों थी, और समानता थी तो क्यों थी। ठीक है, चलिए, ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब मैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अंबेडकर साहब और गांधी जी के ऊपर अन्य सवाल भी कुछ बन सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी विचार जो है चर्चा करूँगा। एक तो अंबेडकर साहब को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है, क्यों?
ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जब अम्बेडकर साहब के ऊपर बात होगी तो अम्बेडकर साहब से ये प्रश्न भी पूछा जाना लाजिमी बनता है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं अम्बेडकर साहब को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, है ना? और प्रारूप समिति जो थी उसी उसका उद्देश्य क्या था? अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति क्यों गठित की गई, क्या उद्देश्य था उसका? तो प्रारूप समिति का उद्देश्य था भारत के संविधान का फॉर्मेट तैयार करना, है ना? उसका प्रारूप तैयार करना कि कौन सी चीज़ पहले रखी जाएगी, कौन सी बाद में रखी जाएगी, किस चीज़ को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, क्या क्या इसमें शामिल करना है, क्या शामिल नहीं करना, है ना? इसका कवर पेज कैसा होगा, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, हाथ से टाइपिंग करेंगे, भाषा क्या होगी, तमाम बातें जो थी ये प्रारूप समिति ने तय की, है ना? यानी कि उसकी फॉर्मेटिंग जो है कि कौन सी एक सिस्टमेटिक ढंग जो है वो तय किया था किसने? प्रारूप समिति ने। उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। इसलिए अम्बेडकर साहब को जो है संविधान का निर्माता माना जाता है। इसके अलावा ये एक ही कारण काम नहीं है, इसके अलावा अम्बेडकर साहब ने बहुत सारे काम किए थे भारतीय संविधान को लेकर, जिनकी मैं बात करूं कुछ कुछ बातें मैं बता पाऊंगा, क्योंकि अम्बेडकर साहब के योगदान को शब्दों में बयां कर पाना और मुश्किल है। ये तो मेरी जो है खुशकिस्मती है कि ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में मैं कम से कम अपने मुखारबिंद से बोल रहा हूँ, और आप भी बड़े खुश नसीब हैं कि उस महान व्यक्ति के बारे में सुन रहे हो। चलिए मैं बताता हूँ। एक तो अम्बेडकर साहब ने जो है संविधान को लेकर ये कहा कि यह एक संविधान मात्र एक महज डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका हमको बताएगा। इसलिए इसके अंदर केवल और केवल पॉलिटिकल समानता की बात हमें नहीं लिखनी, इसमें हमको आर्थिक और सामाजिक समानता की बात भी लिखनी है ना? एक ये बात रखी उन्होंने। मतलब अम्बेडकर साहब ने हर जगह केवल राजनीतिक शब्द को महत्व नहीं दिया। उन्होंने खुद कहा था कि यदि आप राजनीतिक लोकतंत्र अपनाओगे तो राजनीतिक लोकतंत्र बिना सामाजिक लोकतंत्र के और बिना आर्थिक लोकतंत्र के टिक ही नहीं सकता, फेल हो जाएगा। इसलिए आप राजनीतिक लोकतंत्र अपनाने से पहले आपको सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र अपनाना पड़ेगा, तब जाके राजनीतिक लोकतंत्र टिक पाएगा। और वास्तव में बात सही है, बिना सामाजिक समानता के और बिना आर्थिक समानता के राजनीतिक स्वतंत्रता का, राजनीतिक समानता का कोई मोल नहीं होता। इसके अलावा अम्बेडकर साहब ने जो है मौलिक अधिकारों की बात की, जिसमें जो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी हो, है ना? इनकी बात की थी, समानता की बात की थी, तो बहुत बड़ा योगदान था। इसके अलावा अम्बेडकर साहब ने जो है भारतीय संविधान की जो प्रणाली थी, भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रणाली थी, उसमें उसको लचीली बनाने का प्रयास किया, और जानबूझकर लचीली बनाया ताकि भविष्य में यदि आवश्यकता पड़े तो हम इसमें संशोधन कर सकें, है ना? आवश्यकता के अनुसार। तो ये तमाम बातें थी अम्बेडकर साहब की, जो अम्बेडकर साहब को भारत के संविधान का निर्माता होने का गौरव दिलाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो भारत के संविधान के निर्माता नहीं थे, ठीक है? तो चलिए प्यारे साथियों, हाँ, एक प्रश्न और बच रहा है कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा क्यों दिया था? आखिर वो अहिंसा के इतने बड़े पुजारी थे, फिर करो या मरो का नारा देने की कहाँ आवश्यकता पड़ी? या क्या गांधी जी ने अपने अहिंसा का जो साधन था क्या उसको त्याग दिया था? जी नहीं, ऐसा नहीं था। गांधी जी ने करो या मरो का जो नारा दिया था उसके पीछे गांधी जी के उद्देश्य बड़े स्पष्ट थे। इसमें कतई उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप हिंसक तरीके से और स्वतंत्रता प्राप्त करें या अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाएं। उनका उद्देश्य था कि उन्होंने अपने भाषण में कहा भी था कि अब समय आ गया है कि हमें अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, अपना जो बेस्ट है वो दे देना चाहिए, और हमें इतना प्रयास करना चाहिए कि या तो हम स्वतंत्र हो जाएं या हम मर मिटें। मारेंगे नहीं, ये नहीं कहा था उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम हिंसा करेंगे। उन्होंने तो यही कहा था कि अब हमको प्रयास सतत रूप से जारी रखना है, तब तक जारी रखना है जब तक कि हम स्वतंत्र ना हो जाएं। उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा था कि हम हिंसक तरीके से और स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या हिंसक तरीके से अंग्रेजों को बाहर भगाएंगे। उन्होंने तो ये कहा था कि
मैं आप सभी से यह प्रतिज्ञा चाहता हूँ कि हम तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक कि हम या तो स्वतंत्र ना हो जाएँ या हम जो है मर मिटें। इस प्रकार का उन्होंने जो है एक प्रतिज्ञा लेने का आह्वान भारतीय जनता को किया था और उन्होंने ये भी कहा था जब 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में उन्होंने भाषण दिया था, उस दौरान कि मुझे विश्वास है कि यह आंदोलन यदि अहिंसक रहा तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो ये जो बातें हैं गांधी जी की वो सीधे दर्शाती हैं कि उन्होंने जो है अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा था। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं जब 9 अगस्त को चूँकि गांधी जी को तो गिरफ्तार करके और पूना के आगा खां पैलेस में कैद कर लिया था और भारत के जितने भी जो प्रमुख नेता थे, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उन सभी को कैद कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद यह आंदोलन हिंसक हो गया था। रेल की पटरियाँ उखाड़ दी गई थी, विभिन्न जगह आग लगा दी गई थी, सरकारी खजाने वगैरह इनमें कई जगह आग लगा दी गई थी। तो और अंग्रेज़ों ने भी जो है बड़ा ही दमनात्मक रूप अपनाया और बहुत ज़्यादा हिंसा फैलाई। ऐसी स्थिति से व्यथित होकर गांधी जी ने फरवरी 1943 में और 21 दिन का अनशन प्रारंभ किया। उस अनशन के पीछे गांधी जी का उद्देश्य यही था कि अंग्रेज जो हिंसक तरीके से इस आंदोलन का दमन कर रहे हैं, उसका विरोध करना और भारतीय जनता से ये आह्वान करना कि आंदोलन जारी रखना है लेकिन हिंसा नहीं फैलानी है। और इसका उद्देश्य एक और था कि एक अंग्रेज़ों के ऊपर एक नैतिक दबाव बनाया जाए और विश्व के जो अन्य देश हैं उनका समर्थन लिया जाए और गांधी जी के अनशन का विश्व के तमाम देशों ने, लगभग जो बड़े-बड़े देश थे, अच्छे-अच्छे देश थे, उन्होंने समर्थन भी किया था और अंग्रेज़ों के ऊपर एक नैतिक दबाव बना था गांधी जी के अनशन को तोड़वाने का। ठीक है? तो ये बातें स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि गांधी जी ने कभी भी जो है हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया था। करो या मरो का जो नारा था वो हिंसा का नारा नहीं था। बस ये प्रयास करने का नारा था, सतत रूप से प्रयास करने का नारा था, अंतिम क्षण तक प्रयास करने का नारा था। ठीक है? इस प्रकार का जवाब आप दे सकते हैं। तो ये था प्यारे साथियों बड़ा ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सेशन। मुझे लगता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बड़ी शानदार लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और आपके ज़हन में कोई प्रश्न हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। मैं प्रत्येक कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।